गोल्डन मैजिकल फिश। समुंदर के किनारे एक गांव में रंगा नाम का एक मछुआरे का परिवार रहता था। रंगा के पास एक नाव थी जिसका इस्तेमाल वह मछलियां पकड़ने के लिए करता था। रंगा का एक बेटा था चिंटू। चिंटू स्कूल में पढ़ता था, पढ़ाई में बहुत अच्छा था। एक बार रंगा मछलियां पकड़ने के लिए समुद्र में गया, पर तूफान आने की वजह से वह समुद्र में फंस गया। तूफान की वजह से उसकी नाव कई सौ किलोमीटर आगे निकल गई और वह दिशाहीन हो गया। रंगा ने कई बार चारों ओर देखा, उसे समझ ही नहीं आया कि वह किस दिशा में जाए। अरे समझ नहीं आ रहा किस तरफ जाऊं। मैं अगर और ज्यादा दूर चला गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। खाना तो खत्म ही है। यहीं पर एक छोटा टापू दिख रहा है, अभी वहीं रुक जाता हूँ, शायद कोई मदद मिल जाए। रंगा वहीं टापू पर रुक गया और मदद का इंतजार करने लगा। इधर चिंटू और उसकी माँ परेशान थे। चिंटू बेटा, तेरे पापा को नाव लेकर गए अब कई दिन हो गए हैं। मुझे तो डर है कि वे रास्ता न भटक गए हों, वरना वो कभी इतने दिन समुंदर में नहीं लगाते। माँ आप चिंता मत करो, अगर कल तक पिताजी नहीं आए तो मैं उन्हें ढूंढने जाऊंगा। तू समंदर में कैसे जा सकता है? तू भी बहुत छोटा है बेटा। चिंटू उदास समुद्र के किनारे बैठा था कि उसे एक सुनहरी मछली दिखी। वो मछली बार बार किनारे तक आकर वापस जा रही थी। लगता है ये सुनहरी मछली मुझसे कुछ कहना चाहती है। सुनो प्यारी मछली, क्या तुमने मेरे पापा को कहीं देखा है? मछली चिंटू की ये बात सुनकर रुक गई और ऊपर की ओर उछलने लगी। मैं समझ गया, शायद तुम्हें पता है मेरे पिताजी कहाँ हैं। क्या तुम मुझे वहाँ ले चलोगी? मछली पानी के किनारे पे आकर रुक गई। चिंटू भागा भागा घर गया और एक पोटली ले आया और फिर चिंटू उसकी पीठ पर बैठ गया। चलो दोस्त, चलो ले चलो मुझे मेरे पिताजी के पास। मछली तेजी से पानी में चलने लगती है। चिंटू उसकी पीठ को कस के पकड़ लेता है। कई घंटों के बाद मछली एक छोटे टापू पर पहुंचती है। ये रही हमारी नाव, लगता है पिताजी यहीं पर हैं। शुक्रिया मछली। चिंटू आवाज लगाता है, पापा पापा आप कहाँ हो? थोड़ी दूर एक पेड़ पर रंगा बैठा था। चिंटू की आवाज सुनते ही वह पेड़ से नीचे उतर गया और चिंटू की ओर भागा। चिंटू मेरे बेटे, तुम मुझे लेने आए हो? कैसे, किसके साथ? चिंटू ने पहले अपने पिता को उस पोटली में से पानी और कुछ खाना दिया। खाना खाकर और पानी पीकर उसके पिता ने अपनी भूख और प्यास मिटाई। फिर चिंटू ने पिता को बताया कि वो सुनहरी मछली की वजह से ही उन्हें ढूंढ पाया है। चिंटू और रंगा ने उस सुनहरी मछली का धन्यवाद किया और वह सुनहरी मछली वापस समुद्र में चली गई। मिर्ची भजिया वाले और समोसे वाले की लड़ाई। कोटलपुर नाम के गांव में श्याम नाम का पकौड़े वाला रहता था। वह पूरे शहर में मशहूर था और बहुत स्वादिष्ट पकौड़े बनाता था। उसके ठेले पे लोग दूर दूर से पकौड़े खाने आते थे। रमन नाम का समोसे वाला उससे बहुत जलता था। श्याम का धंधा तो बढ़ता ही जा रहा है, मेरे समोसे कोई नहीं खाता। क्यों ना मैं श्याम के पास ही अपना ठेला लगा लूं, ताकि उसके ग्राहक मेरे ठेले पे भी आ जाएं। रमन ने ऐसा ही किया और अपना ठेला श्याम के ठेले के साथ लगा दिया। श्याम को ये देखकर बहुत गुस्सा आ गया। रमन, तू यहाँ क्यों आया है? अपनी जगह पर वापस जा। क्यों जाऊं? मेरा ठेला, मेरी मर्जी। और वैसे भी यह जगह ना तेरी है ना मेरी, यह तो सरकारी है। श्याम को यह सुन गुस्सा आ गया और दोनों एक दूसरे से दुश्मनी करने लगे। एक दिन एक ग्राहक वहाँ पर आया। भाई एक समोसा देना। अरे इधर आओ, समोसे से ज्यादा पकौड़े अच्छे होते हैं, ये लीजिए पकौड़ा। नहीं नहीं, आप समोसे ही लीजिए, ताजा हैं। नहीं नहीं, यहाँ आइए, मैं आपको मुफ्त में एक और पकौड़ा देने को तैयार हूँ। दोनों की लड़ाई सुनकर ग्राहक परेशान हो जाता है। अरे तुम दोनों आपस में लड़ते रहो, मुझे किसी से कुछ नहीं खरीदना। श्याम और रमन की आपस की दुश्मनी देख ग्राहक गुस्सा होकर चले जाते हैं और किसी की भी बिक्री नहीं होती। काफी दिन ऐसे ही चलता रहता है। यह देख एक दिन रमन का बेटा कहता है, पिताजी पिताजी, आजकल आपके समोसे बिकते नहीं हैं,
आपकी और श्याम पकौड़े वाले की लड़ाई में आप दोनों का ही नुकसान हो रहा है। क्यों ना आप दोनों बैठकर आपस में बात कीजिए। अपने बेटे की बात सुन रमन ने श्याम के पास जाकर इस बारे में बात की। अरे श्याम भाई, अगर हम ऐसे ही लड़ते रहे तो दोनों का धंधा बंद हो जाएगा। और रमन, मैं भी यही सोच रहा हूँ, क्यों ना हम मिलकर काम करें। और अगले ही दिन दोनों ने अपने दोनों ठेलों को साथ लगाकर उस पे लिखा, रमन समोसा और श्याम पकौड़े वाले की दुकान। इस तरह दोनों ने मिलजुल कर काम करना शुरू किया। अब ग्राहक भी खुश और वो दोनों भी खुश। जादुई सेब। एक बार की बात है, रामपुर में राजा दलजीत सिंह का राज्य था। उनकी एक बेटी थी कोमल। एक दिन कोमल की तबीयत बहुत खराब हो गई, जिसे देख महाराज ने अपने शाही वैद्य को बुलाया। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, युवरानी कोमल का ठीक होना नामुमकिन है। मुझे नहीं लगता कि वह बच पाएंगी। ये क्या कह रहे हैं आप शाही वैद्य हैं। जाइए, जाकर इस बीमारी का कोई तोड़ निकालिए। शाही वैद्य को पूरी रात नींद नहीं आई। अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने झूठ बोलकर बचना चाहा और अगले दिन महल में आकर उन्होंने कहा, महाराज, अगर आप युवरानी की तबीयत ठीक करना चाहते हैं तो आपको उन्हें जादुई सेब खिलाना होगा, पर मुझे नहीं पता कि वह कहाँ मिलेगा। राजा ने पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि युवरानी कोमल की तबीयत ठीक करने के लिए जो भी वह जादुई सेब ढूंढ कर लाएगा, उसका विवाह युवरानी से करवा दिया जाएगा और साथ ही उसे राज्य का आधा भाग भी मिलेगा। उसी राज्य में मदन लाल नाम का एक फलों का व्यापारी रहता था। उसके 3 बेटे थे, सुंदर, रवि और किशोर। मदन लाल बहुत बड़ा ठग था और झूठ भी बोलता था। सुंदर और रवि भी बहुत झूठ बोलते थे, पर किशोर को झूठ बोलना पसंद नहीं था। घोषणा सुनकर मदन लाल ने सुंदर से कहा, तूने घोषणा तो सुनी होगी बेटा, और हमारे यहाँ का सेब खिलाकर राजकुमारी से शादी कर ले, आधा राज्य तो मिल ही जाएगा। सुंदर महल की ओर जाता है तो रास्ते में उसे एक साधु मिलता है। ठहरो, तुम तो मदन लाल के बेटे हो ना? इस टोकरी में क्या है? सांप है इसमें, क्यों, चाहिए क्या? यह कहकर वह आगे चला जाता है। महल पहुंचकर जैसे ही टोकरी खोलता है, उसमें से सच में सांप निकलता है, जिसे देखकर युवरानी डर जाती है और राजा गुस्से में आकर सुंदर को कारावास में डाल देते हैं। उधर जब सुंदर घर नहीं पहुंचता है तो रवि महल जाता है। जंगल में उसकी मुलाकात भी साधु से होती है। तुम तो मदन लाल के दूसरे बेटे हो ना? इस टोकरी में क्या है? केकड़े हैं, चाहिए क्या? घर जाके पकाओगे? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। महल पहुंचकर जब रवि टोकरी खोलता है तो उसमें से केकड़े निकलते हैं। राजा रवि को भी जेल में बंद कर देता है। अब किशोर जाता है और उसे भी साधु मिलते हैं, जो उससे पूछते हैं कि इस टोकरी में क्या है। इसमें जादुई सेब हैं और मेरा मानना है कि युवरानी इसे खाते ही ठीक हो जाएंगी, और वैसे भी सेब सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। साधु किशोर को आशीर्वाद देते हैं और युवरानी कोमल सेब खाकर ठीक हो जाती है, और फिर राजा युवरानी की शादी किशोर से करवा देता है। डाकू और चील। एक नगर में एक बहुत समझदार राजा भानु प्रताप राज करते थे। उनके शासन में सब लोग अपना काम अच्छे से करते थे। सब और अच्छा चल रहा था, बस एक ही गड़बड़ थी। उस नगर के बाहर चोरों का एक गिरोह था, जो नगर में आने जाने वाले सभी लोगों को तंग करता था। एक बार नगर के पड़ोसी राज्य की राजकुमारी किसी काम से आ रही थी। चोरों ने उसकी पालकी को अगवा कर लिया। जब राजा को पता चला, ये तो मेरे लिए बहुत शर्म की बात है कि मेरे राज्य में कोई मेहमान आए और उसके साथ ऐसा हो जाए। सेनापति, कुछ करो और उस राजकुमारी का पता लगाओ। ऐलान कर दिया जाए कि जो भी पड़ोसी राजकुमारी को ढूंढ कर लाएगा, उसे बड़ा इनाम मिलेगा। कुछ दिन बाद एक व्यक्ति राजमहल में आया। राजा जी की जय हो,
मेरा नाम भुवन है और मैं पड़ोसी राजकुमारी को ढूंढ कर लाऊंगा। ठीक है, संभाल कर जाना, वो लोग बहुत खतरनाक हैं। भुवन एक बड़े से संदूक को लेकर नगर से बाहर निकला। उस्ताद देखो, एक व्यक्ति इधर ही आ रहा है, उसके पास एक संदूक भी है, चलो उसे लूटते हैं। वो दोनों जैसे ही आगे बढ़े उन्होंने देखा कि वो व्यक्ति गायब हो गया। अरे वो कहाँ गया? भुवन को पक्षियों की भाषा समझ में आती थी। उसने दो चिड़ियों को बातें करते सुन लिया था कि चोर वहाँ आ रहे हैं, इसीलिए वो वहाँ से छुप गया। वो थोड़ी दूर आगे बढ़ा तो उसे एक चील मिली। चील चील, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि चोरों ने पड़ोसी राजकुमारी को कहाँ छुपाया है? क्या तुम मेरी भाषा समझ पाओगे? हाँ, मैं समझता हूँ। देखो, जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा पेड़ है। उस पेड़ से एक रस्सी बंधी है। जब कोई उस रस्सी को खींचता है तो पास की चट्टान में गुफा खुल जाती है। उसी गुफा में राजकुमारी कैद है। चील, तुम बहुत अच्छी हो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मैं चाहती हूँ कि तुम राजकुमारी को गुफा से निकाल लो और चोरों को कहीं बंद कर दो। आओ चलो, यही करते हैं। भुवन ने गुफा खोलकर राजकुमारी को बाहर निकाल लिया और वहीं पेड़ पर छुप गया। जब चोर आए तो उसने उन्हें गुफा के अंदर जाते देखा और गुफा को एक बड़े पत्थर से बंद कर दिया और फिर राजकुमारी को लेकर राजमहल आ गया। राजा ने उसे बहुत धन दिया और अपना सलाहकार भी बना लिया। सीख, अच्छे इंसान की मदद पक्षी भी करते हैं। Please subscribe.